TV6 न्यूज नेटवर्क में स्वागत। आज के हमारे विशेष मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े। बहुत बहुत स्वागत अशोक जी आपका। काशी में ज्ञान वापी पर ASI की सर्वे रिपोर्ट आई है। 839 पेज की रिपोर्ट में ASI ने पाया है कि मस्जिद से पहले वहां हिंदू मंदिर था। ASI ने यह भी पाया कि हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर नागर शैली का था, जिसमें 17वीं शताब्दी में इसे बनाया गया और तोड़ा गया। उस 17वीं शताब्दी से पहले बना था और उसी दरमियान वो तोड़ा गया था और उस मस्जिद जो बनी उस समय उसमें उस मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया था। अब ASI की सर्वे रिपोर्ट पर असदुद्दीन ओवैसी भड़के हुए हैं। वो बोले कि ASI हिंदुत्व की गुलाम है। अब सवाल यह है अशोक जी कि ऐन चुनाव के समय ये सब जो हो रहा है, काशी मथुरा जैसे पेंडोरा बॉक्स को ये खोल रहे हैं, क्या मकसद है? इसको पोलराइज करना मकसद है या और कुछ मकसद है? नहीं, यकीनन ये जो संस्कृतिवाद जो चला रहे हैं कि भारत की गुलामी से मुक्ति चाहिए, मुझे नहीं लगता कि भारत मात्र राम मंदिर बनने से या काशी विश्वनाथ में एक फिर से मंदिर बनने से भारत गुलामी से मुक्त होगा। हम किसकी मुक्ति चाहते हैं? हम बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं, बेरोजगारी से गुलामी की मुक्ति चाहते हैं। हम किसानों की आत्महत्याओं से मुक्ति चाहते हैं। हम बढ़ते हुए कर्जों से मुक्ति चाहते हैं। हम बढ़ते हुए डॉलर की कीमत से मुक्ति चाहते हैं। हम इस देश में औद्योगिकरण चाहते हैं। हम इस देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। सिर्फ खर्चा दिखाने वाला खर्चा नहीं, बनने वाला चाहते हैं। हम इस देश में स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं। अभी एक रिपोर्ट बुनियादी चीज है, और मैं ये और किसी राज्य का नहीं, मैं गुजरात का उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि गुजरात का विकास का मॉडल 2014 में बेचा गया था। गुजरात का ही विकास के मॉडल के नाव पे चढ़ के नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। लोगों ने भरोसा कर लिया था। 35 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन गुजरात के दाहोद हो गया, गुजरात के बाद साबरकांठा हो गया। गुजरात में ऐसे कई जिले हैं जहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी कि वहां पे अस्पताल बना के रखे हैं, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, जो स्वीपर है वो मलहम पट्टी करता है। कुपोषण का आंकड़ा यदि गुजरात में बढ़ता है तो क्या मायने बने? कौन सा गुजरात का GDP को मैं देखूं? क्योंकि ये विकसित भारत की कहानी है। विकसित भारत की कहानी GDP से, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स से और एयरपोर्ट पे बढ़ने वाली भीड़ से तय नहीं होगी, लग्जरी कार के डिमांड से तय नहीं होगी। यहाँ जो बेसिक सवाल है, जब मेरे देश का अंतिम व्यक्ति सरकार के बिना 5 किलो अनाज के जी पाएगा, तब मैं कहूंगा कि भारत विकास की ओर जा रहा है। विकास के मायने बुलेट ट्रेन नहीं है, विकास के मायने नितिन गडकरी का बड़े बड़े रोड नहीं है। आज ऐसे कई जगह है, वहां पूछा गया लोगों को कि यार डॉक्टर्स क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा कि डॉक्टर कैसे आएंगे गांव में? डॉक्टरों के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? जो आदमी MBBS होकर नौकरी करता है सरकारी, जब उसका वहां ट्रांसफर हो जाता है, आपको ताज्जुब लगेगा, आगे मैं कुछ आंकड़े दूंगा आपको। जब ट्रांसफर होता है तो उसको गांव में रहने की जगह नहीं है, नेटवर्क नहीं है, गांव में बिजली और पानी का प्रॉब्लम है, गांव में जाने के लिए सड़कें नहीं है, वो डॉक्टर क्यों जाएगा? तो वहां एक उन्होंने पॉलिसी डिसाइड की, जो डॉक्टर ऐसा रूरल में नहीं जाना चाहता उसके ऊपर 10 लाख रुपए की पेनल्टी दी जाएगी। 2020 से लेकर 2022 तक 2 साल में 1500 डॉक्टर ने पेनल्टी दी है, लेकिन गए नहीं। दी है लेकिन गए नहीं। भयावह है अपने आप। ये भयावह है। डॉक्टरों को भी मैं गलत नहीं मानता। नहीं, अब सुविधाएं दो ना। तब इसका एक मॉडल बघेल ने छत्तीसगढ़ में शुरू किया जी। जब बघेल के पास आए तो उन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल के साथ साथ डॉक्टर को सुविधा देनी होगी, तभी वो जा पाएंगे। डॉक्टरों के भी बच्चे होंगे वहां। यदि स्कूल नहीं है इंग्लिश मीडियम, तो डॉक्टर अपने बच्चों को क्यों वहां पढ़ेगा? और डॉक्टर यदि अपनी पत्नी और बच्चों को शहर में रख के खुद वहां करेगा, तो सप्ताह में 3 दिन तो अपने पढ़ाई वहां चला जाएगा। चिकित्सा क्या करेगा? 24 घंटे क्या रहेगा? वहां ऐसे कई केसेस हैं। वहां एक गांव में कैंप लगाया डॉक्टर ने कुपोषण की डेथ की। जब कुपोषण से मरता है तो बोलते बुखार से मरा। फिर एक कपाड़िया करके डॉक्टर है मुंबई का, उन्हें उस एरिया में एक कैंप लगाया। 150 बच्चे कैंप में आए, 150 के 150 कुपोषित थे। उसने 4 दिन में वो बच्चों पे मेहनत करके 127 बच्चों को बाद में मतलब पूरा कोर्स करवाया, तो 127 कुपोषण के बाहर गए। क्या ये समाज सेवियों का काम है? क्या ये सरकार का काम नहीं है? सरकार का काम सिर्फ डायमंड पार्क बनाना है? सरकार का काम सिर्फ नर्मदा के वो साबरमती के किनारे रिवर फ्रंट बनाना है और झूला झुलवाना है? एक कॉस्मेटिक चीजें बंद करनी होगी। ये जो है ना गहने कि बुलेट ट्रेन भी है हमारे पास, चंद्रयान भी है, मैं बार बार कहता हूँ, क्या ऑस्ट्रेलिया चंद्रयान नहीं भेज सकते?
अशोक जी, ऑस्ट्रेलिया के लिए अशोक जी, अपने लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाना सिर्फ कागज पे नहीं, आंकड़े नहीं चाहिए मुझे। इतने करोड़ लोगों को 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, लेकिन राज्यों की हालत क्या है? जहां 60% दायित्व है उस प्रीमियम का केंद्र सरकार को लेना है और 40% राज्य सरकार को देना है। आज कई राज्य सरकारें 75% का दायित्व उठा रहे हैं। अशोक जी, पैसा देने को तैयार नहीं। मैं खुद इनके जिले में गया, मेहसाणा जिला जहाँ मोदी जी का घर है। मेहसाणा जिले में इतने सारे लोग बेघर और वहां पर भी स्लम देखे मैंने, जहाँ ये लगातार हर साल पूजा करने जाते हैं अम्बा देवी। उस इलाके में जो आदिवासी बेल्ट है वहां मैं जाकर देखता हूँ कि कई सारे स्लम्स लोग, बेघर लोग दुनिया भर के हैं। और अलंग बंदरगाह जो कि बहुत बड़ा पोर्ट है गुजरात का, वहां भी मैंने स्लम की जो हालत देखी, वो गुजरात मॉडल, उसका मतलब सिर्फ व्यू दिखा दिया जाए तो लोगों की आंखें खुली, लेकिन लोगों की आंखें खुलती नहीं है। जिस बघेल की आप बात करने को उन्होंने सुविधाएं दी और कहा कि डॉक्टरों को गांव में हम सुविधा देंगे तभी जाएंगे, लोगों ने क्या किया? फिर लोग भी तो हैं कि भेड़ की तरह हाँक दो, उधर भी हाँक जाओ। सवाल देखिए, चुनाव हमारे देश में अब चुनाव जीतना एक राजनीतिक हथकंडा हो गया है। चुनाव के पहले कुछ एक धार्मिक उन्माद फैला दो, चुनाव के पहले झूठ बोल दो कि 500 करोड़ का लफड़ा है, उसके बाद एक लाल डायरी राजस्थान में घूमी। आज प्रधानमंत्री जी को मैं पूछता हूं, कहाँ है वो लाल डायरी? वो लाल डायरी निकालिए, अरेस्ट कर लीजिए अशोक गहलोत, जेल में होना चाहिए। बिल्कुल, यदि भ्रष्टाचार किया तो जेल में होना चाहिए, या कम से कम बीजेपी में ले लीजिए उनको, जो एक दूसरी सिस्टम है आजकल। भ्रष्ट लोगों को बीजेपी में लगेगी, वॉशिंग मशीन में डाल दो, कोई तो करो। इस भ्रष्ट को क्यों छोड़ के रखे हो? बिल्कुल, आपने भ्रष्ट बोला, जनता ने मान लिया, अब उसको सजा नहीं दिलवा पा रहे आप, तो आप झूठ बोल रहे हैं। लाल डायरी का धोखा अपने आप में। थोड़ा सा हमें लगता है कि बिहार की चर्चा होनी चाहिए कि हो क्या रहा है आखिर। देखिए, बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे आरजेडी है, दूसरे नंबर पे बीजेपी है, तीसरे नंबर पे नीतीश है। नीतीश आरजेडी के बैसाखियों पे है, उससे वो निजात पाना चाहते हैं, वो बराबरी का दर्जा चाहते हैं। उन्होंने देखा जब बीजेपी के साथ गए तो उनकी सीटें घटती है। पिछली बार बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव करवाया और साथ में एलजेपी को भी उतारा, अपना वोट एलजेपी में ट्रांसफर कर दिया, ये औंधे मुंह गिर गए, 55-53 पे आ गए। बेसिकली क्या हो रहा है, उनको ये कहीं ना कहीं एक अविश्वास। देखिए, बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा अविश्वास है, क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी स्टेक पे है नितिन बाबू की। उनका प्रॉब्लम यह है कि लगातार वो फ्लिप फ्लॉप करते आए, कभी बीजेपी के साथ, कभी बीजेपी के बाहर। तो नीतीश को लेके एक सबकी आशंका तो रहती है, लेकिन आरजेडी पूर्ण रूप से तैयार है कि भाई चलो भाई, आप बड़े भाई बन के आइए जी, साथ दे रहे। नीतीश को कहीं ना कहीं वो अनसिक्योरिटी है, इसके चलते लालन सिंह जैसे ही तेजस्वी से दोस्ती बढ़ी तो उन्होंने अध्यक्ष पद से उनको हटाया, खुद ही अध्यक्ष पद बन गए कि आगे पीछे कुछ पार्टी स्प्लिट होगी तो अध्यक्ष बहुत बड़ा मायना रखता है, उन्होंने वो अपने पास रखा। तभी से लग रहा था कि वो कुछ डाउटफुल है। वो चाहते हैं कि विधानसभा भंग करो और लोकसभा के साथ चुनाव करा लें। यदि लोकसभा के साथ चुनाव हो गए तो वो सोचते हैं कि मेरी विधानसभा भी बराबरी की आएगी, तो अगली विधानसभा में जब मैं 5 साल सिक्योर हो जाऊंगा मुख्यमंत्री के तौर पे भी, तो कम से कम मैं किसी के बैसाखियों पे नहीं, मैं अपनी ताकत पे रहूंगा। ठीक है, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के भी कई विधायक 1.5 साल पहले चुनाव नहीं चाहते। ठीक है जी, बीजेपी के साथ भी उन्होंने यही ऑफर दिया कि हम साथ में चुनाव करवाएंगे। उनको सूट ये होता है कि बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा साथ में चुनाव किए, तो फिर वो दोनों मशीनों में इस पे मत देना और इस पे नहीं देना, ये कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे। तो उनकी भी मजबूरी होगी कि नीतीश को ठीक से साथ देना। इसमें नीतीश को लगता है कि मेरा अपर हैंड रहेगा और आने वाले 5 साल के लिए मैं सिक्योर रहूंगा। ये एनालिसिस ये एनालिसिस नीतीश बाबू के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नीतीश बाबू भी बीच में कहते हैं कि मेरी पार्टी तोड़ने का प्रयास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यदि बिहार में हमें सत्ता लेना है तो हमें अब किसी का सेकंड बन के नहीं चलना होगा। वो नीतीश के साथ जाने को तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री पद देने को तैयार नहीं। उन्हें मालूम है, नीतीश ने देख लिया कि बीजेपी की मजबूरी है कि उन्हें किसी भी हालत में बिहार चाहिए। उस मजबूरी का फायदा नीतीश उठा रहे हैं। तो इन्होंने नीतीश को पहले लॉलीपॉप दिया और बाद में नीतीश को
इतना मतलब अब ऐसे स्थिति में लेके जाके छोड़ा कि नीतीश अब फिर कह रहे हैं कि केसी त्यागी ने हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे क्योंकि वहां डील थ्रू नहीं हो रही है। वहां बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि नीतीश को साथ लाने से फिर हमारा स्कोप कम हो जाएगा। अभी हमने कर्पूरी ठाकुर का अवार्ड भी दे दिया है और राम मंदिर भी हो गया है। इन दोनों के भरोसे यदि हम सत्ता में आएगा तो अपने बलबूते पे आते हैं। देखिए रिस्क है बीजेपी के लिए। मोदी जी रिस्क लेना नहीं चाहते, तो मोदी जी चाहते कि कहीं ना कहीं यदि नीतीश के साथ हो जाए, ये इसी में जो कुछ क्लॉजेस में अटका हुआ है मामला, इस वजह से मामला हो नहीं रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी को ये पता है कि चाहे वो किसी के साथ जाए या ना जाए, उसका एक वोट बैंक फिक्स है। पिछली बार भी 17, 78, 80, 81 आई थी, इस बार भी उसी के आसपास है, तो उसने अपना वोट बैंक। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे मैच्योर्ड आदमी मुझे दिखाई दिया वो तेजस्वी यादव। वो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, यानी बिहार का भविष्य यदि कहे हम उसमें, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद वो कभी उसने आपा नहीं खोया, कभी उसने कुछ नहीं किया। लेकिन एक चीज बताऊं, आज जो गणतंत्र दिवस समारोह पटना में हो रहा था उसमें दोनों तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों दो तरफ मुंह किए हुए बैठे थे। उसकी एनालिसिस शुरू हो गई फिर। नहीं, और इसमें देखिए नुकसान सबसे ज्यादा गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है इस सारी सर्कस कवायद में। दो चीजें हैं। ये सारा ठिकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ने की बात करते हैं। बिहार में कांग्रेस कहाँ है? बिहार में जो कुछ भी तय है, देखिए पहले भी ये तय हुआ था कि जो पार्टी जिस राज्य में बड़ी है वही सीट शेयरिंग का काम देखेगी। अब ममता को जब सीट शेयरिंग का काम देखने के लिए काम आया तो ममता को सबको अकोमोडेट करना था। तो ममता ने कहा कि मैं कांग्रेस को 2 दिन दूंगी। वो तो कांग्रेस के पास पहले से भी है जी, तो कोई आप ऐसा तो कर नहीं रही है और कांग्रेस का पूरा साथ चाहिए। कांग्रेस को ममता के साथ जाने के लिए लेफ्ट को छोड़ना होगा। अच्छा, ये कहानी बड़ी अजीब है कि यात्रा जो राहुल गांधी की प्रवेश की बंगाल में, तो टीएमसी के किसी व्यक्ति को खबर नहीं थी, जबकि वेबसाइट पे बाकायदा रूट सारा तय है, तारीख तय है, तब ये क्या सबको पता था, सबको पता है। ये देखिए जब आपको ठिकरा ही फोड़ना है तो आज बिहार से कल खबरें आई कि कांग्रेस की वजह से नीतीश नाराज है। भाई कांग्रेस की वजह से नीतीश नाराज है तो कांग्रेस ने तो नीतीश को कन्वीनर का पोस्ट भी दिया था। अब वो नई थ्योरी आ गई है। कल रात को मेरी बहुत सीनियर आदमी से बात हुई जनता दल यूनाइटेड के। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा देखिए अशोक जी, प्रॉब्लम यह है कि खड़गे को अध्यक्ष बनाया और नीतीश को कन्वीनर बना रहे हैं। अब सोनिया जी को अध्यक्ष बना के नीतीश कन्वीनर बने तो समझ में आता था। अब वो भी ईगो हट हो गया। अब सवाल ये है कि इंडिया का कुनबा पूरा बांधने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? नीतीश कुमार ने। और किसने किया? नीतीश ने ही सबको बोला कि अपने अपने ईगो साइड को रखिए, हमें एक बड़े, और फिर वही ईगो निकल के आ रहा है और खुद का ही ईगो निकल के आ रहा है। बेसिकली ये नीतीश स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। तभी मैंने कहा कि बारात के फूफा की तरह ये अपना करना। नीतीश हमेशा अपना अपर हैंड चाहते हैं और नीतीश को ये पता है कि यदि नीतीश सीएम की कुर्सी पे नहीं है तो फिर नीतीश कहीं नहीं है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जो नीतीश का एक आभा थी पूरे देश में, नीतीश को एक क्लीन आदमी, क्लीन इमेज, लेकिन अब क्रेडिबिलिटी पे मेरे एक वामपंथी दलों के बहुत बड़े नेता से जब उनके ऑफिस में बात हो रही थी, उन्होंने कहा अशोक जी आप जहाँ बैठे वहीं नीतीश बैठे थे, पिछले सप्ताह आए थे। तो उन्होंने कहा कि अब इस बार बिल्कुल साथ करेंगे, ये करेंगे। तो मैंने कहा बोले कि आपको मैं विश्वास रख सकता हूँ, बाकी इस देश में कोई विश्वास रखने को तैयार नहीं, आप इतनी बार फ्लिप फ्लॉप हो चुके हैं। उन्होंने कहा बोले नहीं, अभी जिंदगी में कभी नहीं, बस ये आखिरी बार, जो गलती हो गई, इसके बाद कभी नहीं होगी। जब ये बात कहते हो आप किसी को जगह क्यों देते हो बोलने के लिए? आपको कोई बात है, आप आरजेडी से बात करिए, बुलाइए, सीधा सोनिया गांधी से जाके मिलिए कि मुझे ये रिजर्वेशन है। ठीक बात, सामने कम्युनिकेशन तो है। अब उनके केसी त्यागी जैसे उनके एडवाइजर है, जिसका एक पैर बीजेपी में हमेशा हमेशा है ना, केसी त्यागी बेटा भी बीजेपी के। अब समझ जाइए तो ये लोग जो है। अच्छा, दूसरा सारा सर्वे एजेंसी जो प्रशांत किशोर जो काम करते थे उनका पुत्र करता है, तो हो सकता है बिहार में ऐसा कुछ सर्वे इन्होंने कराया हो केसी त्यागी के पुत्र ने, और सारा कुछ। देखिए बीजेपी और ये वंशवाद पे भी बात करते हैं। बीजेपी से जब आप लड़ रहे हैं, ये लोग, इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि बीजेपी कितने फ्रंट पे लड़ती है। बीजेपी आपके किचन में भी एक आदमी रखती है जी। तो आपको ये होशियार रहना चाहिए कि मेरा जो वेटर है ये बीजेपी के पेरोल पे है क्या। आज कांग्रेस में आधा कांग्रेस बीजेपी के पेरोल पे है। आपके कई स्पोक्स पर्सन, कई जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के पेरोल पे है, यदि मैं कहूँ तो। ये सबसे खतरनाक चीज है। और ये यदि समझ में नहीं आता आपको, वहां अखिलेश कुछ करने जाते हैं,
डॉक्टर साहब उनको ज्ञान देते थे कि नहीं नहीं यार ये वो ईडी का मामला हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब के बच्चे ईडी में अटके हुए हैं, बिल्कुल। डॉक्टर साहब को उधर डील चल रहा है। मतलब ये इतना खोखला कर दिया है, और ये बीजेपी का प्लस पॉइंट है कि वो राजनीति इस लेवल पे करते हैं, आपको उसका काउंटर नहीं करना आता, आप मूर्ख है, राजनीति करने लायक नहीं है, घर बैठिए आप भजन करिए। अशोक जी, आपने बहुत समृद्ध किया अपने विश्लेषण से। ये कार्यक्रम अभी खत्म करते हैं, अगली चर्चा में अशोक वानखेड़े जी प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, यही छोटा सा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।